एनजी तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था तारों के बारे में और हमारे ब्रह्मांड के बारे में और गैलेक्सी और आकाशगंगाएं और निहारिका, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। आज हमारा जो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 2 है, मतलब खगोल विज्ञान का पार्ट 2 है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप पार्ट 1 जरूर देखिए, ठीक है। तो पार्ट 2 में अब हमें क्या क्या बात करनी है। तो हम ब्रह्मांड, पार्ट 1 में हमने ब्रह्मांड की बात करी थी कि इसके अंदर आकाशगंगाएं है, तारे है नहीं, सूर्य जैसे हमारा सौरमंडल भी ब्रह्मांड के अंदर ही आता है, मतलब हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के अंदर ही आता है। तो ये सब चीजें हमने कल बात कर ली थी। तो आज हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। जो हमने ब्रह्मांड को समझा था, जिसके अंदर इतनी सारी आकाश गंगा है, आखिरकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है नहीं, ये यूनिवर्स बना कैसे है, तो वही हमारा मुद्दा रहेगा। और उसी के लिए हम, मतलब उसी बेस पे हम कुछ सिद्धांत देखेंगे। जो सिद्धांत मतलब दिए गए हैं ब्रह्मांड को लेके कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो इस तरह से हुई है, तो उन सिद्धांतों को हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत जो चलता है वो आपने नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, इंग्लिश में इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये बहुत प्रचलित थ्योरी, और इसी थ्योरी को सही मान के वैज्ञानिक चलते हैं कि इसी थ्योरी द्वारा क्या हुआ है, हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है। सेकंड जो थ्योरी है वो है आपकी स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत। थर्ड जो आपका सिद्धांत है वो है आपका दोलन सिद्धांत। दोलन कह लो या दोलायमान सिद्धांत, ठीक है। दोलन सिद्धांत या दोलायमान सिद्धांत, ये दोनों एक ही है। कुछ बुक में दोलन है और कुछ में दोलायमान है। तो महाविस्फोट सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है। हाँ, इसका एक नाम और है, या करके आप लिख सकते हो साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत, ये अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे स्थिर अवस्था सिद्धांत भी कह सकते हो, या इसका नाम है साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत और महाविस्फोट सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें क्या क्या चीज कहा गया ब्रह्मांड को लेके कि किस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं महाविस्फोट सिद्धांत को, थोड़ा समझेंगे। पहले हम स्थिर अवस्था सिद्धांत को थोड़ा देख लेते हैं कि ये आखिरकार क्या है, ठीक है। तो देखो, स्थिर अवस्था सिद्धांत नाम से दिख रहा होगा कि स्थिर है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो ब्रह्मांड हमारा है ये ना तो फैलता है ना ये सिकुड़ता है, ये कुछ नहीं होता, ये जिस तरह है ये इसी तरह था हमेशा से, स्थिर है। मतलब ये क्या है, स्थिर। ना तो ये ना तो ये क्या है, फैलता, ना ये सिकुड़ता। ये कैसा है, ये स्थिर है, अपनी जगह पे स्थिर है। तो इस सिद्धांत को नकार दिया गया बाद में। अच्छा, नकार क्यों दिया गया, ये हमने जब क्या बोलते हैं, हब्बल दूरदर्शी का, जब हब्बल ने दूरदर्शी बनाई, अंतरिक्ष दूरदर्शी, तो उससे जब देखा गया तो हमने देखा है कि जो तारे हैं या हमारी गैलेक्सियां है वो क्या है, दूर दूर जा रही है। क्या है, दूर जा रही है। तो इस सिद्धांत को उस चीज ने नकार दिया तुरंत कि जब गैलेक्सी हमारी दूर दूर जा रही है तो किस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है ये फैलता नहीं। क्योंकि ये सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड ना तो फैलता है ना सिकुड़ता है, ये कैसा रहता है, स्थिर रहता है।
तो इस सिद्धांत को कहा गया स्थिर अवस्था सिद्धांत। आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत के अलावा भी कुछ सिद्धांत दिए गए थे जिनको एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोलन सिद्धांत। ठीक है, कि इस सिद्धांत में क्या क्या आ गया है। देखो, ये सिद्धांत कहता है कि जो ब्रह्मांड है ये फैलता भी है और ये सिकुड़ता भी है। मतलब जैसे एक रबड़ होती है, रबड़ को जब आप खींचोगे तो वो क्या होगी, खींचेगी भी, लेकिन जब आप उस रबड़ को छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ भी जाएगी। तो वो ही सिद्धांत दोलन सिद्धांत कहलाया, लेकिन अब इसको भी नकार दिया गया। ये सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्मांड पहले तो खिंचता है, मतलब ये फैलता है और फिर सिकुड़ता है, फिर ये दोबारा फैलता है, फिर ये सिकुड़ता है, ये इस तरह से चलता है। लेकिन बात यह आती है कि ये बना कैसे, आखिरकार ये ब्रह्मांड आया कैसे। और अगर ये फैल रहा है तो हमारे सामने अब तक कोई सिकुड़ने वाली अवस्था कैसे नहीं आई, कि कोई गैलेक्सी नजदीक क्यों नहीं आ रही, सारी दूरी क्यों जा रही है इतने टाइम से, है नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है ये फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। मतलब कि ये अगर ब्रह्मांड है तो ये क्या होगा, ये फैलेगा भी और ये क्या होगा, सिकुड़ेगा भी, वो भी होगा। तो इस सिद्धांत को क्या गया, दोलन सिद्धांत, बस इसको भी नकार दिया गया। तो ये जो दो सिद्धांत के इसको हमको ज्यादा नहीं समझना है, हम महाविस्फोट सिद्धांत को देखते हैं। बस इसमें आपको ये याद रखना है, ये दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया है। ठीक है, ये स्थिर अवस्था सिद्धांत, साम्य अवस्था सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और वो दोलन सिद्धांत है, दोलयमान सिद्धांत उसको कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत की। ये सिद्धांत थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इस सिद्धांत को थोड़ा आप समझो। अब इस सिद्धांत को थोड़ा आप समझते हैं। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत, ये जैसे कि आपको पता है किसने दिया था, लेमेंथियर। ठीक है, लेमेंथियर ने क्या दिया, महाविस्फोट सिद्धांत दिया। क्या कहा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या कहा। अच्छा देखो, इनकी अगर हम वो बात करें कि प्रतिपादन इन्होंने कब किया इस सिद्धांत का, तो 1960 में इन्होंने ये परिकल्पना करी। परिकल्पना मतलब इन्होंने क्या बोलते हैं, रिसर्च करी, एक परिकल्पना बनाई 1960 में। बट इसको प्रूव करते करते, मतलब जब हम कोई चीज सोचते हैं, हमने ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मांड को लेके कोई एक अपनी अवधारणा दे रहे हैं, तो वो अवधारणा कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा, तो उसके लिए कुछ एक कारण होना चाहिए, है नहीं, एक सबूत होना चाहिए। तो वो कुछ चीजें हैं, लेकिन तो 1960 में इन्होंने क्या करी, परिकल्पना करी बिग बैंग थ्योरी को लेके, और 1970 में जाते जाते इनका ये थ्योरी क्या हुई, एक्सेप्टेबल रही, कि लोगों ने इसको मानना शुरू किया कि हाँ, कि बिग बैंग थ्योरी द्वारा ही, महाविस्फोट सिद्धांत द्वारा ही क्या रही, ब्रह्मांड की उत्पत्ति रही। तो आप ये समझ सकते हो 1960 से 1970 के बीच में इसका प्रतिपादन हुआ। बस आपको इतना समझना है कि महाविस्फोट सिद्धांत का जो महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन हुआ है वो 1960 से लेकर 1970 के बीच में हुआ है। किसने किया, जॉर्ज लेमेंथियर ने इसका प्रतिपादन किया। अब बात करते हैं क्या है बिग बैंग थ्योरी और ये क्या कहता है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, देखो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये एक समय बाद पूरा इसका जितना भी ब्रह्मांड का द्रव्यमान था, ये एक छोटे से बिंदु पे था। मतलब ये बहुत छोटा बिंदु था कि जितनी भी हम आज आकाशगंगा देख रहे हैं, ये एक बिंदु पे समाई थी। ये पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु था, पूरा द्रव्यमान इसका इस जगह पे था। अब इस जगह होने के कारण क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि जब देखो किसी एरिया का द्रव्यमान आप एक छोटे से पॉइंट पे कर दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स उसमें लगना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। एक समय बाद क्या हो गया, टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट हो गया। ये बिंदु क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद इसके छोटे छोटे क्या हो गए, पार्टों में ये बिखर गया, छोटे छोटे।
ये महाविस्फोट क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल में बिखर गया। इन पार्टिकलों में भी विस्फोट हुआ, ये भी क्या हो गए, छोटे छोटे पार्टिकलों में बिखर गए। इनमें से ही कुछ टुकड़े बाहर की तरफ धूल कणों में विभाजित हो गए। इसी तरह क्या हुआ, ये पूरा ब्रह्मांड फैलने लग गया। मतलब ये जो मैं पॉइंट पॉइंट बना रहा हूँ, यही आज के समय में हमारी गैलेक्सियां है, हमारे ग्रह है, हमारे जो सूर्य है, इसी तरह के सारे तारे हैं, ये सब यही है, धूल के कण, ये सब यही है। तो ये क्रिया इन्होंने कहा ये कब हुआ था, ये बताते हैं कि ये 13.7 अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले क्या होता है, 13.7 अरब साल पहले एक हमारा जो ब्रह्मांड है पूरा एक बिंदु पे केंद्रित था, इसका पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पे था, और उस बिंदु का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हुआ, उसके अंदर एक महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट होने के बाद उसी महाविस्फोट से आज के समय में जो हम गैलेक्सियां देखते हैं, जो हम तारे देखते हैं, जो हम ग्रह देखते हैं, ये उसी पॉइंट से निकले हैं। और ये विस्फोट इतना भयंकर था, इसमें फोर्स इतना ज्यादा था कि आज के समय भी ये फोर्स ब्रह्मांड को फैलाया ही जा रहा है। जैसे जब हम किसी चीज को हम कोई फोर्स, मतलब कि कोई हम जैसे पटाखा मतलब एक बम जलाते हैं, है नहीं, तो बम हम जब जलाते हैं तो जब वो फटता है तो क्या एक एनर्जी रिलीज होती है जो दूर की तरफ सब चीजों को फेंकती है नहीं, और एक समय जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो चीजें अपनी जगह पे स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। अब आप अंदाजा लगा लो कि 13.7 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ, लेकिन उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। ये चीजें जो दूर दूर जा रही थी, ये आज के समय भी दूर जा रही है, मतलब जो हमारी गैलेक्सी है। अब इसको प्रूफ कैसे किया गया बिग बैंग थ्योरी को, तो हब्बल दूरदर्शी का, जब हब्बल जो वैज्ञानिक हब्बल थे, उन्होंने अंतरिक्ष दूरदर्शी बनाई और उस चीज को देखा, तो उन्होंने क्या चीज देखी कि जो हमारी गैलेक्सिया है, हमारी मंदाकिनी ले लो या एंड्रोमेडा ले लो, जो हमारी जो गैलेक्सी है, ये सारी अपनी स्थिति से दूर दूर जा रही है सब, मतलब कोई पास नहीं आ रहा है, सारी चीजें दूर जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमारी आकाश गंगा का चक्कर सूर्य लगाता है, लेकिन हमारी आकाश गंगा क्या हो रही है, दूर जा रही है। इसी तरह एंड्रोमेडा भी क्या हो रही है, दूर जा रही है। मतलब ये चीजें क्या कर रही है, अब दूर दूर जा रही है। इसका मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है, फैल रहा है। और क्यों फैल रहा है कि 13.7 अरब साल पहले जो वो महाविस्फोट हुआ था, उसका असर इतना भयंकर था कि ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। तो इस चीज को प्रूफ हो गया, ये चीज देख के क्या बोलते हैं हबल दूरदर्शी से। तो ये चीज देखने के बाद ये कहा गया कि हाँ, जो महाविस्फोट सिद्धांत जो लेमेंथर ने दिया है ये सही है, और यही कारण रहा होगा ब्रह्मांड का वो। तो अब देखो, तो हमने क्या कहा कि पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट पे था, एक पॉइंट पे था, तो हम इसको एकल सिद्धांत भी कहते हैं, एकल सिद्धांत। कुछ बुकों का एग्जाम में कभी इस तरह भी आता है कि एकल सिद्धांत किसने दिया, या एकाकी सिद्धांत किसने दिया, एकाकी सिद्धांत किसने दिया। ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत बिग बैंग ही है। मतलब इन सिद्धांतों का नाम इसलिए बदला गया कि एकल मतलब एक ही बिंदु पे पूरा ब्रह्मांड था, और वही बिंदु जब ब्लास्ट हुआ है, महाविस्फोट हुआ है, उसमें वो क्या हो गया, फैलता जा रहा है आज में। ठीक है, तो एकल सिद्धांत, ये एकाकी सिद्धांत भी आपका महाविस्फोट सिद्धांत ही है। तो ये दोनों लेमेंथेरी, आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एकल सिद्धांत किसने दिया और ऑप्शन में लेमेंथेर हो, तो आपको ये लगाना है। ठीक है, तो बिंदु पे था। जैसे कि अगर हम एक इमेज देखें तो आप ये इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसी एक पॉइंट आप देख रहे होगे, तो इसी पॉइंट से क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसी मतलब सारी गैलेक्सियां इसी पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, तो यही क्या था आपका एकल सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसको हम कहते हैं, यही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या ये सच में ऐसा ही हुआ होगा। तो देखो, ये सब है परिकल्पना। अगर हम इसको देखते हैं तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ये एक परिकल्पना है। परिकल्पना का मतलब ये सिर्फ एक हमने कल्पना करी है ऐसी। ठीक है, ये हमने सोचा है, दावे से हम नहीं कह सकते। अगर मान लो आगे कुछ भविष्य में
कुछ और हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिससे हम सही मायने पता लगा पाए कि क्या कारण ना हो गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे होगी, तो बिग बैंग थ्योरी को भी नकार दिया जाएगा आगे चल के, अगर ये गलत हुई साबित। तो अभी के लिए हमारे पास बस इतना ही पता है कि हाँ बिग बैंग थ्योरी ही सही है, क्योंकि अभी हमारे टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी, तो हम अपने जो आकलन या अपनी चीजों को जो हम इतने साल रिसर्च और हम अंतरिक्ष में देखते हैं, आज के समय में अंतरिक्ष में मनुष्य जा चुका है, तो उस चीजों को जब देखा गया तो उन चीजों से लग रहा है कि हाँ जब चीजें दूर दूर फैल रही है तो कहीं ना कहीं महाविस्फोट सिद्धांत ही रहा होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, तो वो जो बिंदु कहते हैं कि वो एक परमाणु जो था, परमाणु ही क्या हो, ब्लास्ट हो पहला परमाणु, और उसी परमाणु से ये सब चीजें हुई। तो फर्स्ट परमाणु जो था वो इसी अवस्था में रहा था। ठीक है, फिर जब चीजें फैलती गई, फिर परमाणु का वो, फिर चीजें बननी शुरू हो गई ब्रह्मांड के अंदर से ही। आज के समय में हमारा सौर मंडल, हमारी गैलेक्सिया, हमारे तारे, हमारे क्षुद्र ग्रह, हमारे उपग्रह, हमारे ग्रह, जितने भी सब चीजें, ये सारे इसी ब्रह्मांड, इसी पॉइंट से निकले हैं। ठीक है, इसी को कहा गया है महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। इसमें आपको ज्यादा नहीं वो करना है, बस आपको इतना पता नहीं बिग बैंग थ्योरी पॉइंट पे सब चीजें थी और वही पॉइंट ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको इसका प्रैक्टिकल भी करना हो तो प्रैक्टिकल आप कर सकते हो इसको। जैसे कि एक बलून लेना, ठीक है, बलून को जब आप फुलाओगे तो वो फूलेगा, लेकिन जब आप उसको बलून को फुलाओ मत, उस पे क्या कर दो, डॉट डॉट बिंदु कर दो, पूरे बलून पे डॉट डॉट बिंदु कर दो। और जब आप ये डॉट डॉट बिंदु कर दोगे पूरे बलून पे, फिर आप इसको क्या करना, फुलाना। तो जब आप फुलाओगे तो आप क्या देखोगे, ये जो बिंदु आपने नजदीक में किए थे सब क्या हो गए, बिंदु दूर दूर जाएंगे, बिंदु क्या हो गए, दूर दूर जाएंगे। तो वही चीज ब्रह्मांड पे अप्लाई हो रही है कि वो एक फोर्स लगा होगा उस बिंदु पे, जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़े। क्योंकि देखो जब पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पे आके सिमट जाए तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई रहेगा उसका और वो ब्लास्ट कर जाएगा, और वो फिर क्या हो गया, ब्लास्ट हुआ और फिर सारी चीजें दूर दूर होने लग गई, उसी के अंदर से सब चीजें निकली, हमारी गैलेक्सी वगैरह उसी बिंदु से निकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज की, हमारी गैलेक्सी पे अब थोड़ा आते हैं हम, मंदाकिनी के ऊपर। ठीक है, ये क्या है, हमारे सर्पिलाकार मंदाकिनी। ठीक है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। मिल्की वे, तो देखो इसी मिल्की वे के अंदर कहीं ना कहीं सूरज होगा, सूर्य होगा, इसी सूर्य के पास हमारे ग्रह होंगे, बुध शुक्र है नी, पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हमारे ग्रह भी यही होंगे, हमारा चंद्रमा भी यही होगा, हमारे क्षुद्र ग्रह भी यही होंगे। ठीक है, सब चीजें यही होगी। तो यही हमारा ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हिस्सा हमारा सौर मंडल कहलाएगा, सौर मंडल कहलाएगा, सोलर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो देखो हमारी मिल्की वे के अंदर ही सौर मंडल है, जिस सौर मंडल के अंदर सूर्य आते हैं, अन्य ग्रह आते हैं, और हमारे चंद्रमा आता है, और अन्य ग्रह के उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, सब किसमें, हमारे सौर मंडल में आते हैं। लेकिन इसी गैलेक्सी के मतलब इसी मिल्की वे के अंदर कहीं तारा मंडल होगा, तारा मंडल होगा, कहीं पर नक्षत्र होंगे। अच्छा, नक्षत्रों की बात आती है तो नक्षत्र से ज्योतिषी वाला ख्याल आता होगा, जबकि नक्षत्र है क्या, एक्चुअली में नक्षत्र है हमारे तारे, बट इसको नाम अलग से क्यों दिया गया है, तारामंडल क्यों कहा गया है। देखो देखो तारे की एक विशिष्ट आकृति जब बनती है, कि तारे एक विशिष्ट आकृति जब बना रहे होते तो उस विशिष्ट आकृति को एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों की एक आकृति है कि वैसे नक्षत्र के अंदर 27 तारे आते हैं, जैसे कि हमारे सौर मंडल के अंदर एक तारा आता है, फिर 8 ग्रह आते हैं, यही तो आते हैं, उपग्रह आते हैं, इस संख्या दे दी, लेकिन हम टोटल सबको मिला के क्या नाम दे रहे हैं, सौर मंडल। ठीक है, उसी तरह नक्षत्र हमने एक नाम दिया कि इन नक्षत्र के अंदर 27 तारे आते हैं, 27 तारे, मतलब कि 27 तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, जो कि हमारे कहां पर है,
गैलेक्सी में है। ठीक है, फिर इन्हीं नक्षत्रों से आज के समय में ज्योतिषी वगैरह भविष्य बताते हैं, है नहीं। जबकि क्या है, भविष्य वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ये तारों की क्या है संख्या है 27 तारे, जिस मतलब 27 तारे नक्षत्रों में आते हैं। यही गई तारामंडल। तारामंडल भी क्या है, तारामंडल भी कुछ विशिष्ट तारों की ऐसी आकृति है जो एक चित्र बना रही है। मतलब देखो, हम जब हमारे आकाश में हमने बात करी, हमारी गैलेक्सी के अंदर अरबों तारे हैं। जब अरबों तारे हैं सूर्य जैसे, तो उनसे हम कुछ भी एक डिजाइन बना सकते हैं। जैसे हम कभी, आप रात के समय में लेटोगे तो आप कभी देखोगे बड़े बड़े तारे चमकेंगे, आप एक लाइन से खींच के कुछ भी कर सकते हो कि यार एक आकृति बना देते हैं। तो सेम वही, तो जब एक आकृति बन जाएगी तो आप उसको नाम दे दोगे। जैसे मान लो अगर एक तारों के आपको दिखा, एक बड़ा तारा यहाँ दिखा, एक बड़ा तारा यहाँ दिखा, एक आपको यहाँ दिखा, एक ऐसा दिखा, एक ऐसा दिखा, एक ऐसा, तो आप क्या करोगे, इसको मिलाना शुरू करोगे इस तरह से, ऐसे। तो आप क्या देख रहे हो, यह एक नई आकृति बनी है और किस तरह दिख रहा है कि झंडे की तरफ देख रहा है, तो इसको आप कह दोगे झंडा तारा है। कुछ भी कह सकते हो, मतलब ये नाम एग्जाम्पल में दे रहा हूँ इस तरह। तो इसी तरह इनके नाम दे दिए गए। ठीक है, जैसे झंडे की आकृति क्या दिख रहा, तो झंडा कह दिया। और क्या आकृति इसकी दिख रही है हमें, एक भाले की तरह दिख रहा, तो भाले वाले तारे कह दिए। तो नाम हम अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं। तो उसी तरह नक्षत्र में कितने 27 तारे आपके आते हैं। है सब ये हमारा किसमें, मिल्की वे के अंदर ही। ठीक है, देखो हम अपनी गैलेक्सी को ढंग से नहीं जान पाए अब तक। ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को तो हम कहां से जानेंगे, जबकि अभी वैज्ञानिक हम अपनी गैलेक्सी को ही नहीं जान पाए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं वो। ठीक है, जितना हमने आज तक रिसर्च करा है वो सब आपको ही पढ़ना, मतलब समझ रहे, आज हम पढ़ रहे, जो वैज्ञानिकों ने आज तक जो रिसर्च करा उतना ही पढ़ रहे। बट ऐसा नहीं है कि हमारी जो मिल्की वे है सिर्फ वो यहीं तक ही हो, कि तारामंडल, नक्षत्र या सौर मंडल तक ही हो। इसके अंदर ना जाने और भी क्या क्या चीजें होगी जो आज तक मनुष्य के सामने नहीं आ पाई, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। ठीक है, कि हम अपने गैलेक्सी या हम अपने पूरे ब्रह्मांड को जान पाए। बट धीरे धीरे इस चीज पे रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिक युग है नहीं, आधुनिक युग है, तो उसमें धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, नक्षत्रों की। मैंने बात करी 27 होते हैं, तारामंडल भी। इन्हीं तारामंडल में आपका एक नाम होता है प्रमुख तारे, जैसे ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा, पोलर स्टार इसको कहते हैं। तो ध्रुव तारा भी आपका तारामंडल में ही कहीं एक तारे का हिस्सा है जो तेज चमकता है। अच्छा, ध्रुव तारा जो हम कहते हैं, ये ध्रुव तारा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ध्रुव तारे की जो स्थिति है वो दिशा दिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले के समय में दिशा दिखाने वाला यंत्र तो हुआ नहीं करता था, तो क्या करते थे पहले के लोग, दिशा देखने के लिए जो समुद्री व्यापारी होते थे वो किन चीजों का प्रयोग, वो तारे का इस्तेमाल करते हैं, ध्रुव। क्योंकि ये जो तारा है ये तेज चमकता है। बट एक चीज और, इतने सारे तारों के बीच में ध्रुव तारों को कैसे पहचाने? क्योंकि अगर ध्रुव तारे की जो दिशा होती है वो हमेशा नॉर्थ में होती है, उत्तर में होती है। ठीक है, उत्तर दिशा में। तो इस तारा जो हमें दिख जाए, जैसे सामने हमें तारा दिख जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये वाली जो दिशा है उत्तर है। तो इस दिशा के आकलन पे हम अन्य चीजों पे जा सकते हैं। बट हमें पहले, अब मेन चीज है कि इस ध्रुव तारे को भी ढूंढना पड़ेगा। हमें कैसे पता ध्रुव तारा वही है? तो सेम वही मैंने आपको बताई कि तारों की कैसी आकृति हमको ये बता देगी ध्रुव तारा कहाँ पर है। सिर्फ तारों की आकृति हमें बताएगी, तो वो कौन कैसी आकृति होगी उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने तारामंडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस आकृति की कुछ हमें एक इमेज दिखाई देती है। अगर हमें ध्रुव तारे को देखना है, तो देखो ध्रुव तारे को अगर हमें ढूंढना है तारामंडल के अंदर, तो सबसे पहले हमें सप्तऋषि तारों को ढूंढना पड़ेगा। सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि तारा। अब सप्तऋषि तारा क्या है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, तारामंडल। तो हम बात करें तारामंडल क्या है, कि तारों का एक ऐसा समूह जो एक चित्रण ऐसा बनाता है, एक इमेज ऐसी बना रहा हो जिसको हम तारामंडल, लेकिन विशिष्ट, मतलब एक ऐसी तस्वीर जो दिख रहा हो कि कुछ बन रहा है, एक आकृति बना रहा हो, तो उसको हम तारामंडल कहते हैं। तो इस तारामंडल में कितने तारे होते हैं लगभग हमारे सौर मंडल, हमारे गैलेक्सी के अंदर? तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है 88, लेकिन कुछ बुकों में आपको 89 मिलेगा। तो ये आपको दोनों याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें जो आपके रेलवे वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, नहीं एसएससी वगैरह के होते हैं, तो उसमें 89 आएगा। बट कुछ बुकों में ही, जैसे आपकी लूसेंट हो गई, लूसेंट में 88 दे रखा है। तो अलग अलग वैल्यू बुकों के हिसाब से होती है, बट जो सही
वो है आपके, वो 89 है, ठीक है। जबकि आपको दोनों याद रखना, 88 89 तारे तारेमंडल में आपके होते हैं। इन्हीं 89 या 88 तारों में 7 ऐसे तारे होते हैं, मतलब 7 ऐसे तारे होते हैं जो एक विशिष्ट आकृति बना रहे होते हैं तारे की। जैसे अगर हम इस इमेज को देखते हैं, फर्स्ट इमेज, और ये आपकी सेकंड इमेज, पहले फर्स्ट इमेज को देख लेते हैं। ये हमें कुछ दिखा, तो ये कुछ इस आकृति में बने कि ये डब्बा बन रहा है और ये बिल्कुल एक सीध में है। तो कितने तारे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा कौन सा तारा हो गया, सप्तऋषि तारा हो गया। याद रखना, अगर इस आकृति में कोई आपको इमेज दिखती है आसमान में, तो आपके ठीक इसके सामने अगर आपको एक चमकता हुआ तारा दिखेगा बड़ा सा, तो यही आपका ध्रुव तारा होगा, ध्रुव तारा होगा। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारे की पूंछ के सामने होता है, ये पूंछ समझ लो ध्रुव तारे की। इस पूंछ के सामने ही आपको क्या मिलेगा, ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। तो तारा मंडल के अंदर ध्रुव तारे को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सप्तऋषि तारे को ढूंढना पड़ेगा कि 7 तारों का ऐसा समूह जो एक विशिष्ट आकृति बना रहा हो, और उस सप्तऋषि तारे की जो पूंछ हमें दिखाई देगी उसी के सामने क्या हमें मिलेगा, ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो, एक आकृति ये भी बन सकती है, इसमें क्या है, ये भी एक डब्बे के समान दिख रहा और लाइन सी भी दिख रही, तो ये भी आपका क्या हो गया, सप्तऋषि तारा हो गया, सप्तऋषि तारा। ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा, तारामंडल में, तो सप्तऋषि तारा हो गया। बट इस कंडीशन में आपको ध्रुव तारा जो देखने को मिला है, इधर आपको नहीं क्या दिख रहा है, जो तारामंडल की पूंछ है, वो सॉरी सप्तऋषि तारे की पूंछ है, इसके अपोजिट साइड, मतलब विपरीत दिशा में क्या देखने को मिल रहा है, ध्रुव तारा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ 2 कंडीशन निकल के आ गई। एक कंडीशन में ध्रुव तारा पूंछ के सामने हो सकता है, और देखो ये 2 कंडीशन हमारे सामने इसलिए निकल के आई है। और आप सोचो कि हम कैसे मैच करें, हमसे तो ये 7 तारे भी नहीं ढूंढे जाएंगे आकाश में। तो देखो आज के समय में प्रदूषण ज्यादा है, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी किस तरह हो गया है, नहीं, बादल ज्यादा आ जाते हैं जिस कारण नहीं दिखाई देता। लेकिन आप सोचो कि पहले के समय में इतना प्रदूषण नहीं था, आकाश बिल्कुल क्लियर दिखता था, तो रात के समय इन तारों को ढूंढना बहुत आसान होता था। 7 तारों का इस तरह एक आकलन बना लिया जाता था और फिर चमकदार। अब सबसे पहले लोग क्या करते होंगे, अगर हम एक अंदाजा भी लगाए उस समय, तो वो सबसे पहले चमकता हुआ तारा देखते थे सबसे बड़ा, उन्होंने वो ढूंढ लिया कि भाई ये चमक रहा है। तो अब ये चमक रहा है, लेकिन इसको प्रूफ, इसको एक बार वो क्या बोलते हैं, सोचे कि हम इसको थोड़ा सही साबित करते हैं कि ये पक्का है नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसी के पास में कोई देखे कि 7 तारे कुछ एक आकृति बना रहे, तो देखा कि इधर है 7 तारे ऐसा है, तो उन्होंने एक लाइन से देखा दिमाग में एक इस तरह की आकृति उनको देख के आई, तो वो एक बार श्योर हो जाएगी कि हाँ यही ध्रुव तारा है। अब अगर हाँ इमेज यहाँ रहेगी, तारा वो यहाँ चमक रहा और इस तरह की आकृति बन रही, तब भी वो समझ जाए कि हाँ भाई सप्तऋषि है, बट इसके पिछली तरफ दिख रहा है हमें, मतलब पूंछ के विपरीत, तो है ध्रुव तारा। लेकिन कभी कभी ये क्या दिख जाता है, इसलिए सामने दिखता है पूंछ के, तो वो तब भी कंफर्म हो जाए कि हाँ कि ये ध्रुव तारा ही है। तो मेन जो ढूंढेगा वो सप्तऋषि तारा ही ढूंढेंगे। बस क्या है, इसको नाम दे दिया गया, दोनों कंडीशनों में नाम। जैसे इसको कहा गया लघु सप्तऋषि तारा, इसको क्या कह दिया गया, लघु सप्तऋषि तारा, ठीक है, लिख लेना सप्तऋषि। और इसको कह दिया गया क्या बोलते हैं, दीर्घ, मतलब बड़ा, ठीक है, या ये कह सकते हो बृहद सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि तारा, या कह सकते हो आप इसको दीर्घ सप्तऋषि तारा। देखो हिंदी इंग्लिश में बस यही एक अंतर रहता है कि हिंदी में नाम काफी सारे हम लिख देते हैं, बट इंग्लिश में मेन होते हैं। जैसे अगर हम लघु सप्तऋषि तारे की बात करें तो इसको कहते हैं उर्सा माइनर, और इसको कहते हैं उर्सा मेजर, ठीक है, उर्सा मेजर। तो वो कौन सा आपका उर्सा माइनर और ये है उर्सा मेजर। बस बड़ा और छोटे का अंतर है कि
अगर ध्रुव तारा पूंछ के सामने दिख रहा है तो इन तारों की संख्याएं जो आकृति बन रही होगी, छोटे छोटे तारे ही बना रहे होंगे, 7 ऐसे तारे। इन तारों में मैंने आपको देखा कि बड़े बड़े तारे बनाए हैं कुछ, क्योंकि बड़ा अगर हमें एक आकृति इस तरह की मिलती है लेकिन बड़े बड़े आकृति की इस तरह की आकृति बन रही है और यहाँ पे ध्रुव तारा देखने को मिल रहा है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब तो इसको नाम दे दिया गया उर्सा मेजर है ये, और वो उर्सा माइनर है। तो सप्तऋषि तारे के अंदर उर्सा मेजर भी हो सकता है, उर्सा माइनर भी हो सकता है। बस ध्यान क्या रखना, अगर पूंछ के आगे है तो ये कंडीशन होगी, तारों की आकृति छोटे छोटे तारे बना रहे होंगे, उर्सा माइनर उसको कह रहे हैं। लेकिन ध्रुव तारे को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले सप्तऋषि तारा ही ढूंढना पड़ेगा। और ये हमेशा कहाँ देखने की, कौन सी दिशा को वो करता है डिनोट, वो उत्तरी या नॉर्थ दिशा को, ये उत्तरी ध्रुव को ये दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, तारामंडल था। इन्हीं तारामंडल में एक आकृति और भी बनती है जिसको हम कहते हैं मृग तारा। यहाँ तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसकी चित्र आप बना लेना। ठीक है, एक और तारा होता है सब इसमें तारामंडल के अंदर ही, जिसको हम कहते हैं मृग तारा। ठीक है, मृग तारा, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओरियन, ओरियन स्टार। अब देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये भी क्या है, तारों की एक ऐसी आकृति है। क्या है, तारों की एक आकृति है। बट ये कैसी आकृति है, ये कुछ आपको इस तरह का, अगर आकाश में इस तरह की इमेज कोई दिखती है, इसको मैं यहां मिटा देता हूं एक सेकंड के लिए। देखो ऐसी आकृति, ऐसा नहीं है, ऐसी आकृति होती है, मतलब होती है ऐसी आकृति, पर नाम दे रखा है। तो देखो तारों की कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी अगर हम इसको बनाना चाहे। कुछ इस तरह की आकृति हमें देखने को बनेगी। इसी तारे को कहा जाता है मृग तारा या ओरियन, ओरियन स्टार। अच्छा, ये कैसे दिख रही है कि कोई व्यक्ति, मतलब कोई ऐसी चीज जो कैसे दिख रही है कि भाला फेंकती नजर आ रही है, कि उसके हाथ में धनुष है और वो भाले से क्या कर रही है, इस तरह से वो मतलब भाला फेंक रही है, मतलब इधर धनुष है और इस तरफ उसके कोई तीर जैसा हाथ में निशान है। तो इस तरह की आकृति दिख रही है। तो यही आपका क्या है, तारामंडल के अंदर मिलता है और ये आपका ओरियन तारा कहलाता है। अगर आपको एग्जाम में यही कैसी आकृति दे दी जाए और कहा जाए कि तारामंडल में किस तारे की आकृति है, तो आप उसको कह सकते हैं मृग तारे की आकृति है, मृग तारा। ठीक है, इस तारे का एक नाम और है, मैंने आपको बताया कि कैसा दिख रहा है कि कोई धनुष या हंटर की तरह मार रहा है, मतलब हंटर एक के हाथ में उस तरह से वो हंटर मार रहा है, तो इसी नाम से इसका एक नाम दे दिया गया हंटर स्टार, हंटर स्टार या हंटर तारा। तो ये दो नाम है, हंटर तारा या ओरियन तारा, या आपकी कुछ इस तरह की आकृति बनाते हैं। ठीक है, तारामंडल में ही होते हैं। नक्षत्रों की बात करें, नक्षत्र में कुछ नहीं, 27 तारे आपके होते हैं, उसमें आपको ज्यादा वो नहीं पढ़ना है। बट क्या है, उन्हीं 27 तारों से हमारे जो ज्योतिषी है, जैसे हम पढ़ते ना, अभी हम जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी का, मतलब खगोल विज्ञान का। एक होती है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। बस हम क्या है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा खगोल विज्ञान पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग उन 27 तारों को पढ़ के क्या बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी बन जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी बड़ा हुआ या एस्ट्रोनॉमी बड़ा हुआ, एस्ट्रोनॉमी बड़ा हुआ, क्योंकि वो तो पूरा ब्रह्मांड पढ़ रहा है, वो तो पूरा खगोल विज्ञान पढ़ रहा है। तो ज्योतिषी से बड़े कौन हो गए, आप हो गए, तो इसलिए उनके चक्कर में नहीं आना है। ठीक है, ज्योतिषी वगैरह के चक्करों में नहीं आना है।
ठीक है, 27 तारे पढ़कर एस्ट्रोलॉजी और पूरा ब्रह्मांड पढ़ के एस्ट्रोनॉमी। तो हमने नक्षत्रों की बात कर ली थी, तारामंडल की हमने बात कर ली थी, और ब्रह्मांड को लेके जो सिद्धांत दिए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके उनकी भी हमने बात कर ली थी। तो आज अब तक की वीडियो हम इतनी ही छोड़ते हैं। बाकी कल जो हमारी 3rd क्लास रहेगी उसमें हम सौरमंडल की बात करेंगे। देखो हमने हमारा जो क्या बोलते हैं ब्रह्मांड है उसको थोड़ा समझ लिया है, पूरा तो नहीं समझा, पूरा कोई नहीं समझ पाया, लेकिन हमने अपने जितना पूरा ब्रह्मांड थोड़ा पढ़े, जो हमारे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन थे, एग्जाम मतलब एग्जाम में जितना आना था वो हमने थोड़ा कवर कर लिया है। लेकिन अब हमने क्या किया, ब्रह्मांड को हमने कवर कर दिया। अब हम अपनी गैलेक्सी की तरफ आए थे, हमारी मंदाकिनी में फिर हमने अपने तारामंडल को थोड़ा देख लिया, नक्षत्रों को समझ लिया। अब इनको देखने के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज बचती है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं वो है हमारा ग्रह, हमारा सूर्य जहाँ है, हमारा चंद्रमा जहाँ है, हमारी पृथ्वी जहाँ है, हमारे बाकी ग्रह जहाँ है, जहाँ हमारे उपग्रह है, मतलब कि सिंपल भाषा में हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो अब हम जो 3rd हमारा पार्ट रहेगा क्लास का वो सौर मंडल रहेगा। तो सौर मंडल की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या सौर मंडल है, कितने ग्रह इसमें आते हैं, और सौर मंडल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी की। लेकिन सौर मंडल पृथ्वी के बीच में हम एक चीज की बात और करेंगे, सूर्य की, क्योंकि सूर्य हमारा एक तारा है और यही तारा ऊर्जा हमें देता है। तो थोड़ा हमको इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसकी चीज जाननी। बाकी तारों के बारे में हमने इतना नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा सा किया, बट इसके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सौर मंडल और सूर्य और पृथ्वी के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा खगोल विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज अब तक आपको जो समझ में आया है, ठीक है, उसको आप थोड़ा रिवीजन कर लेना और बुक्स वगैरह में पढ़ने की आप आदत डालिए, बुक्स वगैरह से चीजें को समझिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।